हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या? फैन चलाना है, उधर का फैन ऑन कर दीजिए। उधर का फैन फास्ट हो रहा है क्या? फास्ट हो रहा है। नहीं, हम यूट्यूब पे कमेंट देखे बच्चा लोग का, तो उसमें लिखा हुआ था मास्टर साहब बहुत फास्ट। दो कंप्लेन था मेरा। एक था सर अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि बोलते हैं किडनी फेल हो जाएगा, और एक नंबर के लिए मार्क्स छूट जाएगा। लेकिन ये जब भी हम बोलते हैं, हम ही नहीं बोले हैं ऐसा हो ही जाएगा। हम उसमें शर्त लगाते हैं, अगर आप गलत करते हैं तो गलत मत करिए, तो नहीं होगा। गलत करिएगा तब ना होगा, इसका मतलब आपके अंदर गलत करने की प्रवृत्ति है। नहीं समझे? जैसे हम बोले क्या कि अगर आप ऐसा लिए, दो पेपर अगर कोई एक्स्ट्रा लिए, तब आपका किडनी फेल हो जाएगा। अगर हम ऐसा बोले तो लेना ही नहीं है दो पेपर, तो किडनी फेल थोड़े होगा। क्या सही है गलत? हालांकि बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, जो ऑनलाइन में कमेंट किए थे आज से बोलेंगे नहीं, लेकिन एक नंबर फेल वाला तो बोलेंगे। गलत करिएगा तब ना लागू होगा जी। वो भी नहीं बोले हैं। अच्छा चलिए, वो भी नहीं बोलेंगे, हटाइए। दूसरा स्पीड हो रहा था। स्पीड हम बोलते, मेरा आदत है थोड़ा स्पीड बोलने का। 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी 50वां नंबर चला है 3 दिन में, मेरा भी 50 नंबर ही चला है। नहीं चला है, 50 50 ही चल रहा है। लेकिन अंतर यह है कि थोड़ा सा मेरा बोलने का जो है वो क्या है, टोन थोड़ा स्पीड है, तो आज से कोशिश करेंगे थोड़ा स्लो बोलने का। और जहां भी दिक्कत हो, आप लोगों को तो बोले हैं क्या करना है, टीआरएस दिखाना है। तो कोई हमको दिखाए नहीं, तो हमको लग रहा है चल रहा है, चलने दिए। तो जब भी किसी को भी लगे तो इसमें संकोच नहीं करना है, क्या दिखा देना है, टीआरएस। ऑनलाइन वाले पे भी हम ध्यान रखेंगे, तो कि अगर आएगा कंप्लेन तो उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट किया जाए। महलबाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। 60 नंबर से ही था ना। और हम कल ही बताए थे, महल का मतलब होता है गांव। गांव का जो मुखिया होता था, वही मुखिया टैक्स वसूल करने का काम किया करता था। जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश थे, एक तरफ ब्रिटिश यानी कंपनी, या फिर बोलिए अंग्रेज, वो भारतीय लोगों से जो टैक्स वसूलते थे, बीच में किसको खड़ा कर दिए थे? मुखिया को खड़ा कर दिए थे। और ये मुखिया इससे टैक्स लेता था, लेकिन ये टैक्स में मुखिया का किसी प्रकार का परसेंटेज या योगदान नहीं होता था। इसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं महलबाड़ी व्यवस्था। सारे टॉपिक खत्म होने के बाद हम कुछ टॉपिक को अपने अनुसार सेलेक्ट किए हैं, जो लास्ट में बता देंगे। जैसे 2011 की जनगणना, उसके बाद ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था एक साथ तीनों व्यवस्था के साथ। तो जो जो हमको लग रहा है मेन पॉइंट के साथ बताना है, वो हम आपको साइड में लास्ट में बता देंगे। उसके लिए एकदम टेंशन नहीं लेना, और बताएंगे नहीं बल्कि याद भी करवा देंगे। महलबाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू हुई थी? पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। लिख लिए आप लोग? क्वेश्चन नंबर है 61। महलबाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1822 में। 1822 में, 1822 में महलबाड़ी व्यवस्था एक भू राजस्व व्यवस्था है, जो अंग्रेजों के द्वारा है ना दिया गया था। 1857 की क्रांति सिपाही विद्रोह था। इससे पहले है कि बाद में? 1793 में आया आपका अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी या इजारेदारी या इस्तमरारी पर था। वो 1857 के पहले है कि बाद में? यानी 1857 के पहले अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में जो इकोनॉमिकल पॉलिसी था, जो आपका आर्थिक नीति जिसको बोलते हैं, वो काफी खराब रहा है, और वो शोषित करने वाला रहा है। उसी का एक फल मिलेगा आपका 1857 की क्रांति। जब पढ़ेगा 1857 की क्रांति का कारण क्या था, तो उसमें एक कारण मिलेगा, आर्थिक कारण। और वो आर्थिक कारण यही है कि भू राजस्व व्यवस्था जो था, उसका प्रशासन सही ढंग से अंग्रेज नहीं कर रहे थे, मनमाने ढंग से चीजों को कर रहे थे। वही आर्थिक कारण धीरे धीरे बनकर एक क्रांति को जन्म दिया, जिसका नाम था 1857 की क्रांति। तो वो तो इकोनॉमिकल इंपैक्ट हो गया ना, यानी आर्थिक कारण हो गया। उसी तरह बहुत सारे कारण थे, राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, चर्बी वाले कारण थे, उसका एनफील्ड राइफल में प्रयोग किया जाना था ना। तो महलबाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1822 में। पुणे और अहमदनगर जिले में किसान विद्रोह कब हुआ था? 1875 में, 1875। अहमदनगर जिला समझ रहे हैं? किससे टूटकर बना है? अहमदनगर जिला किससे टूटकर बना है? बहुमनी साम्राज्य से। कौन साम्राज्य? बहुमनी साम्राज्य। जब आप लोग एक पार्ट देखे होंगे वहां पर, कि जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुने हैं? पगला शासक बोलते हैं इसको, पागल था ये, सनकी था। सनकी था, विरोधाभासों का मिश्रण वाला शासक था, है ना। और जो सोचता था, करता था, तुरंत कर देता था, बिना ये जाने कि आगे क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा। वही मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं MBT। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में दो नए राज्य का उदय हुआ था, दो नए साम्राज्य का उदय हुआ था। एक था आपका विजयनगर और एक था आपका बहुमनी साम्राज्य। तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो कौन है? कृष्णा।
सबसे पहली नदी है तो गोदावरी, जो पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है, जिससे इतिहास हम लोग ज्योग्राफी में ओल्ड गंगा के नाम से जानते हैं, बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। किसको? गोदावरी को। लेकिन हम वो नहीं बोले, हम बोले कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन? कृष्णा, जो महाबलेश्वर से निकलती है। कहां से? तो कृष्णा की जो सहायक नदी है उसका नाम है तुंगभद्रा। क्या नाम है? तो कृष्णा नदी के उत्तर में जो साम्राज्य विकसित हुआ, इस साम्राज्य का नाम था बहुमनी साम्राज्य। कौन साम्राज्य? और इसके दक्षिण में जो साम्राज्य का डेवलपमेंट हुआ वो था विजयनगर साम्राज्य। कौन साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य। तो ये बहुमनी साम्राज्य के संस्थापक थे हसन गंगू या बहुमन शाह। ये एक मुस्लिम साम्राज्य था और कालांतर में ये 5 भागों में विभाजित हो गया। कितने भाग में? 5 भागों में। एक था बरार, एक था बीदर, एक था बीजापुर, एक था गोलकुंडा और एक था अहमदनगर। ये क्या है? अहमदनगर। समझ में आया? तो बहुमनी का पार्ट हुआ करता था कौन? अहमदनगर। इसमें से ये 5 भाग टूट गए थे। बरार था, बीदर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था और अहमदनगर था। कितने भाग में? 5 भाग में। और ये मुस्लिम साम्राज्य था। बहुमनी क्या था? मुस्लिम साम्राज्य था। और इसकी राजधानी हुआ करती थी गुलबर्ग, कर्नाटका में। गुलबर्ग, गुलमर्ग कश्मीर में है। गुलबर्ग हम बोले, गुलबर्ग या गुलबर्गा है ना, कहां पर है? कर्नाटक पर। ये किसकी राजधानी थी? बहुमनी साम्राज्य की। बात करेंगे विजयनगर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। और विजयनगर के संस्थापक थे संगम वंश के 2 पुत्र थे, हरिहर और बुक्का। फिर इसमें भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये भी 4 वंशों में डिवाइड था। कितना वंश में? एक था संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अरावेडु वंश। कितने वंश थे? 4 वंश। तो उसमें जो पहला वंश था जिसका नाम था संगम वंश, संगम वंश के 2 पुत्र थे हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का के द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्यों में से एक था। इसकी राजधानी थी हम्पी। और वो हम्पी जो है अभी वर्तमान में यूनेस्को में क्या है? शामिल है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस का कैपिटल पेरिस में है। हम्पी। और जो रुपया में पूछेगा किस रुपया में है उसका चिन्ह? 50। बताए भी थे। 20 रुपया में किसका? अच्छा, उससे पहले 10 रुपया में किसका? कोणार्क मंदिर, सूर्य का है, उड़ीसा वाला। तो 10 रुपया में। अब 20 रुपया में एलोरा। और 50 में हम्पी। 100 में रानी का बाग। 100 में रानी का बाग। 100 में रानी का बाग। 500 में लाल किला। 200 में सांची का स्तूप। 200 में सांची का स्तूप। 500 में लाल किला। 2000 में मंगलयान। 2000 में। तो ये हम्पी जो है इसका मतलब होता है खंडहर। हम्पी का मतलब खंडहर होता है। हम्पी यूनेस्को में शामिल है। इसको मुख्यालय कहां पर है? पेरिस। तो ये विजयनगर और बहुमनी, एक मुस्लिम साम्राज्य और एक हिंदू साम्राज्य। लगता है कि दोनों के बीच मारपीट हुआ होगा, हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक चीजों को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच लड़ाई का केंद्र था ये दोआब। दोआब का मतलब होता है 2 नदियों का बीच का भूमि। ज्योग्राफिकल टर्मोलॉजी है दोआब, 2 नदियों का बीच का भूमि। तो सरप्लस प्रोडक्शन ज्यादा कि कम? क्योंकि ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग पाए होंगे कि मिट्टी जो है भारत में 8 प्रकार की है। और उसमें जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के कारण बनती है, नदियों के कारण बनने वाली मिट्टी कौन है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल, 2 प्रकार का, खादर और जो नया है वो खादर है, जो पुराना है बांगर है। तो जाहिर सा बात है कि जलोढ़ मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है। और जब नदियों के किनारे है तो ये जलोढ़ मिट्टी ही होगा। और उसके आसपास का क्षेत्र काफी ज्यादा उपजाऊ होगा। और इस जमीन को लेकर यहां पर मारपीट शुरू हो गया विजयनगर और बहुमनी के बीच। स्पष्ट है? तो हम अहमदनगर क्लियर, क्लियर है ना? अहमदनगर कहां था? बहुमनी का एक क्या था? पार्ट था। पुणे और अहमदनगर जिले में किसान विद्रोह कब हुआ था? 1875 में, 1875। नील दर्पण बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्रश्न हल्के प्रश्नों में है लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नील दर्पण पुस्तक किसने लिखा? दीन बंधु मित्र के द्वारा। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। दीन बंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण पुस्तक की रचना की गई। अगला, नील दर्पण पुस्तक का अनुवाद किसने किया था? अच्छा, ये इधर भाग गया, इधर आ जाओ। तो ये माइकल मधुसूदन दत्त। नील का देखिएगा, इंडिगो की खेती शुरू से प्रचलित रही है। और नील का खेती को लेकर आप चंपारण सत्याग्रह भी देख सकते हैं। ये कहां चला गया?
अच्छा यहाँ से आ गया आ गया। अब बताया कीजिए ऐसे ही आप लोग। यहाँ से पूरा स्पष्ट नहीं दिखता है, दूर से क्या होता है अच्छा से दिखता है। तो दूर से आप लोग देख रहे हैं, बताइएगा अगर वैसा होगा तो नील दर्पण जो, हाँ हम बता रहे थे इंडिगो की जो खेती होती थी, इंडिगो का काम होता था, नील का काम होता था डाई वगैरह करने को लेकर। उसी को लेकर सबसे पहला विद्रोह हमारे भारत में हुआ था, जो बंगाल के एरिया में हुआ था। तो सबसे पहले नील विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ। लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में पूछेगा तो वो होगा चंपारण सत्याग्रह, जिसको हम लोग तीन कठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं। जो 3/20 भूमि पे नील की खेती करना जबरन करवाया जाता था, किसको? भारतीय लोगों को। इसी को मुद्दा बनाकर महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह कर दिए, जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे राजकुमार शुक्ल। तभी वो अवगत हो पाए कि बिहार में कोई जगह भी है जिसका नाम है चंपारण। यही ना? क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या क्या होता है? हाँ, हरा वाला। इस बार खत्म हो गया। कहाँ गया अजय? यही है ना? 65 नंबर हुआ। बंगाल के किस इलाके में नील की खेती करने से मना किया गया था? गोविंदपुर। हम बताए थे 3 गांव ऐसा था जिसको मिलाकर फोर्ट पिलियम बनाया गया था, याद है? कौन कौन था? गोविंदपुर, तूतानाती और कालीकट। तूतानाती और कालीकट, इसको मिलाकर बनाया था फोर्ट विलियम। और उस फोर्ट विलियम से बना दिया कोलकाता। कोलकाता के संस्थापक थे जॉब चारनाक। जॉब चारनाक। क्वेश्चन नंबर 66। अंग्रेजों के अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था? जमींदार। जमींदार, और छोटे छोटे रूप में बोलेंगे तो साहूकार। नील की खेती के विरोध में बिहार में किस आंदोलन को प्रमुखता दी थी? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में। बिहार चंपारण के रहने वाले कौन? राजकुमार शुक्ल इनको बुलाकर लेकर आए थे। इनको महात्मा गांधी को। 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। नील की खेती। और जो ये नील का खेती से क्या दिक्कत होता है कि जो हमारा जमीन है ना, उसका जो फर्टिलाइजर जो होता है, इसमें होता है एनपीके। एनपीके, एनपीके मतलब नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। ये सारा का मिक्सअप होता है हमारे जमीन में, मिट्टियों में। और इसमें से कोई भी अंश अगर घट जाएगा तो पोषण का क्या हो जाएगा? कमी। आपके शरीर में देख लीजिए, कैल्शियम की कमी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक पत्ता देता होगा बड़ा वाला, डोज है वो, खा लीजिए ठीक हो जाएगा। नहीं तो हरा साग सब्जी वगैरह खाइए, पालक उलक खाइए तो ठीक हो जाएगा, ऐसा ही कुछ बताता होगा। तो आपके शरीर में जिस पोषक तत्व की कमी होती है, उस पोषक तत्व को फुलफिल्ड करा दिया जाता है, चाहे खिलाकर, वो दवा के माध्यम से हो या जैसे भी हो। उसी प्रकार जमीन है, और जमीन में होता है एनपीके। अगर कोई ऐसा पौधा है जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को ले रहा है, तो दूसरे पौधा को वो चीज मिल पाएगा? अगर मान लीजिए आप लोग की संख्या है 500, या फिर मान लीजिए संख्या है 1000, अगर हम यहाँ पर रसगुल्ला रखें 1000, तो हर एक लोगों का कितना? लेकिन अगर एक आदमी 10 रसगुल्ला खा ले तो कितने लोगों का पेट मरा गया? 9-10 लोगों का पेट मरा गया ना। तब उस कंडीशन में अच्छा है कि खराब? तो यही चीज था यहाँ पर। नील की खेती होने से क्या होता था कि बहुत सारा जमीन जो है ना, वो ज्यादा उपजाऊ नहीं रह पाता था। बाद की खेती जो होती थी वहां समस्या लेकर आती थी। इसी तरह का एक घटना देखने को मिलेगा, एनवायरमेंट का क्वेश्चन आता है, जिसमें बोलते हैं हम लोग कि भारत का आतंकवाद नाम का पौधा है, जिसका नाम है यूकलिप्टस। नाम सुने हैं? कितने लोग सुने? हाथ उठाइए। अच्छा, कितने लोग देखे हैं वो हाथ उठाइए। हम पता करते हैं आसपास कहाँ है, आप लोग को बता देंगे, जाके देखिएगा। हम पता कर ही लेते हैं, कहीं ना कहीं रहता है। तो यूकलिप्टस एक ऐसा पौधा है जो पानी जमीन से ज्यादा सोखता है। ज्यादा सोखता है। जब एक आदमी है, मान लीजिए एक पेड़ लगाए आप, यूकलिप्टस बहुत सारा पानी को सोख लेगा, तो दूसरा पौधा जब लगाइएगा तो उसको पोषक तत्व तो मिल पाएगा। इसीलिए इसको दर्जा दिया गया भारत का आतंकवाद। जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था, पहली पंचवर्षीय योजना हमारी आई थी 1951 से 1956। तो पहले पंचवर्षीय योजना में हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था एग्रीकल्चर। हम लोग ध्यान किस पे दिए? कृषियों पर, क्योंकि हम लोग कृषि प्रधान देश हैं। बिहार भी कृषि प्रधान राज्य। क्वेश्चन है सब, भारत कृषि प्रधान है कि नहीं? बिहार कृषि प्रधान है कि नहीं? तो ध्यान से सुनिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से
सब क्वेश्चन बन रहा है आपका। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत बहुत सारे कृषि विभाग में ज्यादा डेवलप करने का सोचा और उसमें अंधाधुन लगा दिया किसको, यूकलिप्टस के पौधा को। इसका मतलब है कि आप तुरंत इमीडिएट फायदा के लिए आप उसको लगा दिए, लेकिन दूरगामी नुकसान होगा कि फायदा, इसकी चर्चा नहीं किए। बस एक ही उद्देश्य था, पौधा लगाओ, चाहे कोई भी पौधा। तो उसमें यूकलिप्टस का पौधा खूब लगाया गया। लगाने के बाद पता चला कि उसका हार्म आ रहा है, उसका प्रॉब्लम आ रहा है, समस्या आ रहा है। उससे समस्या यह था कि पानी ज्यादा ले लेता था। तब बोला कि नहीं, अब ये पौधा लगाने बैन करो। अब वो बैन कर दिया कि अब ऐसा पौधा नहीं लगाना। लेकिन जो पौधा पहले से लगा हुआ है, जो बड़ा हो चुका है, लंबा चौड़ा होता है, इतना बड़ा हो गया, अगर उसको काट दे तो इकोसिस्टम प्रभावित हो जाएगा। और हमारे इकोसिस्टम के लिए 33% वृक्षों का होना अनिवार्य है, जो अभी हमारे पास नहीं है। हम लोग कितना भी विकास की बात कर लें, अगर वो 33% नहीं किए ना, तो आने वाला समय में जल्द ही हम लोग का विकेट क्या हो जाएगा, पता नहीं चलेगा किस कारण गिर रहा है, लेकिन गिरते रहेगा। गर्मी आएगा, यहीं पर दो लोग लग जाएंगे, सीढ़ी से गुजर रहे हैं, धाए से खत्म हो जाएगा, फिर कमेंट आएगा सर ये सब नहीं बोलना चाहिए। हम अपनी बातों को क्या लेते हैं वापस। तो 1917 में हो गया, राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाकर लाया गया किनको, महात्मा गांधी को। ये तीन कठिया पद्धति के नाम से जाना गया था। एक चंपारण के लिए एक अलग से समिति भी बनाया गया था, और उसी समिति में महात्मा गांधी को भी उसका पार्टिसिपेट महात्मा गांधी भी किए थे। और ये चंपारण सत्याग्रह बहुत सफल हुआ था, और इसी सफलता से प्रेरित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को कौन दिया, किससे प्रेरित होकर, चंपारण सत्याग्रह से। अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। कॉर्नवालिस के समय में कौन सा एंग्लो मैसूर वार हुआ था, तीसरा। पहला में वेरेलिस्ट, दूसरा में हेस्टिंग्स, तीसरा में कॉर्नवालिस, और चौथा में था वेलेजली। बताए थे ना। बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है, झारखंड राज्य का गठन हुआ था कब, 15 नवंबर 2000 को। और बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी कब है, 15 नवंबर को। और इसी दिन मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। कौन सा मनाते हैं, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। किसके लिए, बिरसा मुंडा के लिए। इनको पकड़ा गया था जब ये सोए हुए थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि बिरसा मुंडा को अंग्रेज पकड़ा था कैसे, सोते समय है ना, इनको उठा के ले गया था रांची, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना कैमा राज्य, कैमा राज्य 28वां 27वां, 27 वाले लोग हाथ उठाइए। ठीक है, 28 वाले लोग हाथ उठाइए। 29 वाले लोग हाथ उठाइए। 29 नहीं है कोई। याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से हुआ कौन, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को हुआ उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, जिसको हम लोग उत्तरांचल भी कहते हैं, देवों की भूमि है। और 15 नवंबर 2000 को हुआ बिहार से झारखंड, बिहार से झारखंड। और 2 जून 2014 को 14 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। तेलंगाना जो बना था 29वां, तो झारखंड कितना हुआ, 28वां राज्य। क्लियर है। आगे, नागा जनजाति किस वर्ष अपना स्वतंत्र राज्य प्राप्त किया, 1 दिसंबर 1963 को। 1 दिसंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। कितना तारीख को, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, 1 दिसंबर है ना। तो नागा जनजाति जो है किस वर्ष अपने स्वतंत्र राज्य प्राप्त किए, 1 दिसंबर 1963 को, 1963। फिर ये भागेगा क्या, ठीक। चलिए आगे, संविधान में किसे विशेष राज्य की मान्यता दी गई है, जो उत्तर पूर्वी राज्य है, उस उत्तर पूर्वी राज्य को 371 के आर्टिकल के तहत बहुत सारे में संशोधन करके उसको विशेष राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है हमारे संविधान में। जिसमें से एक राज्य कौन है, नागालैंड में। उत्तर पूर्वी राज्य में 7 सिस्टर वाला राज्य होगा, सभी को याद है। 7 सिस्टर मतलब कितना बहन, 7 बहन, सातों बहन याद है। 7 बहन में सिक्किम है, नहीं है। सिक्किम के बगल यहाँ पर असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है,
मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, सिक्किम है। 7 तो हो गया ना। तो 7 सिस्टर है। तो संविधान में किसे विशेष राज्य की मान्यता दी गई है? राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में मिलेगी कि नहीं? आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 152 में क्या है? राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा कहाँ कहाँ मिल रही है? 12, 36 और 100। आर्टिकल 12 है फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 36 है डीपी एसपी, और ये तो उधर राज्य वाले में जब पढ़ेंगे तब, है ना। तो ये 12, 36 और 152 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा किस किस आर्टिकल में? 12, 36 और 152। ये रिपेयर करें क्या? रिपेयर हल्ला नहीं करिए, हल्ला नहीं करिए। मैं इसका हम सॉल्यूशन कर देते हैं। इधर गया, ये है, ये वाला। अब इसका जरूरत नहीं है, अब नहीं होगा। ठीक, कितना नंबर तक था? 72। गौड़ महिला राज परमाहिनी देवी, जो एससीईआरटी में दिया है, राज परमाहिनी देवी, गौड़ महिला परमाहिनी देवी ने किस कालखंड में आंदोलन का नेतृत्व संभाला था? 1940 से 1950 तक। 1940 से 1950। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? अगर आपसे पूछेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1940, महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। जिसने उन्हें पहला सत्याग्रही बनाया विनोबा भावे को, दूसरा सत्याग्रही बनाया जवाहरलाल नेहरू को, और तीसरा बनाया ब्रह्मदत्त को। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त ना। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। भारत में सबसे बड़ी संख्या किस जनजाति की है? भील। भील के बाद गोंड, गोंड के बाद संथाल। पहले नंबर पे है भील, दूसरे पे है गोंड, और तीसरे पे है संथाल। इसको क्या कर रहा है कि ये एक जनगणना के अनुसार याद करना है और एक वर्तमान में याद करना है, क्योंकि जनगणना जो होता है 10 साल पे होता है, और इस बार का जनगणना तो 10 साल से भी ज्यादा हो गया है। 2011 में लेटेस्ट हुआ है ना। तो ये जनगणना के अनुसार भी कौन कितने स्थान पर है, और जो करंट अफेयर्स में है उसको भी समझ लेना है कि पहले स्थान पर कौन है। जरूरी नहीं कि 10 साल पहले जो था वो अभी भी चलते रहेगा। जैसे अभी सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो है मसाला कौन हो गया है? मध्य प्रदेश। पहले था कौन? केरल। तो 2011 की जनगणना बताएगा कि केरल है, लेकिन वर्तमान में करंट अफेयर्स को क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर क्या होगा? तो दोनों को मिला के आप लोग को पढ़ना है। जनजातीय समाज किस क्षेत्रों में अधिकांशता रहते हैं? जनजातीय समाज, जनजातीय समाज किस क्षेत्रों में अधिकांशता रहते हैं? वन और पहाड़ी क्षेत्रों में। झारखंड। झार का मतलब जंगल, खंड का मतलब टुकड़ा। तो जो जंगलों का टुकड़ा है उसी को क्या बोलते हैं? झारखंड। तो जनजातीय समाज किस क्षेत्र में अधिकांशता रहते हैं? वन और पहाड़ी क्षेत्र। किस अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय पद, किसमें? छठी में। कुछ लोग 5 भी बोले, गलत हो जाएगा। 5 में एसटी एससी के प्रशासन के बारे में है, लेकिन जब पार्टिकुलर दे देगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उसमें मणिपुर इंक्लूड नहीं है, तो आएगा कौन सा? 6 ना। क्वेश्चन नंबर है 75।
वन अधिनियम कब बनाया गया था? 1865। 1865 वन कृषि के अंतर्गत ही आता है। जब आप लोग पढ़ेगा सेक्टर, ज्योग्राफी इकोनॉमिक आर्थिक भूगोल में आता है, जोड़ सकते हैं उसको। सेक्टर कितना प्रकार के होते हैं? कौन कौन? कौन कौन? एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक, द्वितीयक, और एक होता है तृतीयक, यही ना? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर वो है जो नेचुरल बेस्ड है, जिसको भगवान ने बनाया है, जैसे एग्रीकल्चर, कृषि। तो कृषि किसका विषय हो जाएगा? प्राथमिक कृषि, मत्स्य पालन, ये सब सब इसी में आ जाएगा। वन वन सब आ जाएगा। वन वगैरह जो देख रहे हैं ये सब कृषि के अंतर्गत ही आता है। ये सब किस में आ जाएगा? प्राथमिक। और द्वितीयक में है जो मैन मेड है, जिसको भगवान ने नहीं बल्कि इंसान ने बनाया, जैसे कौन? उद्योग। और तीसरे में होता है कौन? सेवा क्षेत्र, जैसे LIC, GIC, बैंक, है ना, पुलिस, हॉस्पिटल, टीचर, जो आप इंस्टीट्यूट वगैरह है। तो सेक्टर कितने? सेक्टर को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रक। क्या बोलते हैं? तो क्षेत्रक तीन प्रकार का, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक है जैसे एग्जांपल में कौन हो गया? कृषि, वन, मत्स्य पालन, ये सब आ जाएगा। द्वितीयक में उद्योग, उद्योग से रिलेटेड सारा जो मैन मेड है, जिसको इंसान ने बनाया। तीसरा वाला में किसी प्रकार का मैन्युफैक्चर नहीं है, बल्कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? सेवा से। हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा उसी पे डिपेंडेबल है, किस पे? सेवा क्षेत्र पे। इसलिए हम लोग ज्यादा विकसित नहीं हो पा रहे हैं। हम लोगों का वहां से ध्यान हटाना पड़ेगा, तभी हम लोग विकसित हो पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। संथाल विद्रोह किसके प्रभुत्व और शोषण के खिलाफ था? महाजन और साहूकारों के। महाजनों और साहूकारों के। संथाल विद्रोह। सिद्धू का नाम सुने हैं? कान्हो का नाम सुने हैं? चांद का नाम सुने हैं? भैरव का नाम सुने हैं? ये चारों कौन था? भाई था ना? सिद्धू, कान्हो, चांद, भैरव। बोलिए तो, फिर एक बार बोलिए, कौन था ये? अभी हम लोग चर्चा किए थे बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर। डेट है 1875। 1875 बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875। अभी हम बताए थे कि इस दिवस में हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? जनजातीय गौरव दिवस। किस जेल में इनको ले जाकर रखा गया था? रांची के जेल में। वहीं इनकी क्या हो गई? बिरसा मुंडा ने लोगों को किस प्रकार के हथियार का प्रशिक्षण दिया था? तीर धनुष। आदिवासी तबके के जो लोग रहते हैं वो मूलतः किसका प्रयोग करते हैं? तीर धनुष का प्रयोग करते हैं। खतरनाक होता है लोग, उलालू सकलालू, है ना। हमारे वहां पर जब जमशेदपुर में रहते थे, वहाँ मेरा कॉलेज था, तो वहां पर हमारे दोस्त लोग रहते थे। कुछ आदिवासी दोस्त भी थे और कुछ बिहारी दोस्त भी थे। ऐसा आदिवासी बिहारी डोमिसाइल चलता है वहाँ। तो जब मार होता था ना, तो क्या करता था, इधर से सब लोग घेराबंदी करता, तीर धनुष लेकर आता था। तीर धनुष इतना आसान नहीं समझे, उसमें 20 लगा के मारता है वो लोग। ऐसा मारेगा, कहानी क्या हो जाएगा? खत्म। एक तरफ तीर धनुष है, एक तरफ पिस्टल लेकर आता था, बंदूक वाला। तो डोमिसाइल वाला था ना। बस ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, कुछ सेकंड। तो मेरे में फायदा क्या था, हम जिस इलाके में रहते थे वो इलाका आदिवासियों का इलाका था। सबको लगता था ये तो मेरा ही है, नहीं समझे। लेकिन मेरा बोली, मेरा रहन सहन जो था वो मिलता था किससे? उन लोगों से। तो हम इधर से क्रॉस कर, हम इकलौता ऐसे थे अपने दोस्त में जो दोनों तरफ से सरवाइव करते थे। इधर से जाते थे तो लोगों से बात करते थे, है ना, और बात करते हुए फिर चले जाते थे उधर। अरे अविनाश भाई, जाने दो जाने दो। चले गए उधर, चले गए तो उधर से भी आओ अविनाश भाई, अविनाश भाई। तो दोनों तरफ से हम क्या मारता, तो दोनों मिलके मारता। नहीं। बिरसा मुंडा के विद्रोह का प्रभाव आंदोलन पर पड़ा, कौन सा? राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे तो 1885 से लेकर 1947 तक के दौर को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन। मूलतः यहीं से आपके BPSC TRE के सारे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं बेसिकली। जैसे अगर आपसे पूछेगा, थोड़ा रिवाइज कर ले हम लोग, कि 1885 में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हो गई थी? 1885 में। बंगाल विभाजन कब हो गया था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हो गई थी? 1906 में। सूरत अधिवेशन कब हो गया था? 1907 में। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? 1908। हिंदुस्तान का पहला बम कांड था मुजफ्फरपुर बम कांड, 1908। और 1908 को ही बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में 6 साल के लिए कारावास कर दिया गया था। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? जिसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन की बात की गई। सेपरेट इलेक्शन फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए एक अलग से चुनाव की व्यवस्था, इसी को कहा गया। ये बहुत बड़ा क्रांति था और इसी के कारण हमारे बीच में सांप्रदायिक हिंसा काफी तेजी से फैला था। सांप्रदायिक चीजों को बढ़ावा दिया था ये।
1911 में दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार कितनी बार लगा है? 3 बार। पहली बार 1877, 1877 पहली बार 1877, दूसरी बार 1900, 1900, 1903 और तीसरी बार 1900। तो दिल्ली दरबार कितनी बार? 3 बार। पहली बार 1877 में, दूसरी बार 1903 में, तीसरी बार 1900। तो लास्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1911। पहली बार 1877, दूसरा बार 1903, तीसरा वाला 1911। पहला वाला जो 1877 में लगा वो किस गवर्नर के समय में? लीटन। 76 से 80 था किसका? लीटन। 80 से 84 था किसका? रिपन। और 84 से 88 था किसका? डफरीन। डफरीन का। तो एक था पहले कौन? लीटन। लीटन के बाद आया कौन? रिपन। रिपन के बाद आया कौन? डफरीन। यही ना? ये 1876 से 80, 1880 से 84 और 1884 से 88। 4 साल, 4 साल, 4 साल, कितना कितना साल? तो लिट्टी खा के बदमाशी करता था कौन? लीटन। लीटन के बाद आया कौन? रिपन। रिपन के बाद आया कौन? डफरीन। तो 76 से 80 के काल में ये आ गया। तो किसके समय में हुआ था? लीटन। किसके समय में? भारतीय सिविल सर्विसेज में उम्र जो है वो 21 वर्ष से 19 वर्ष घटाकर कर दिया था कौन? लीटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एक ऐसा एक्ट जिसके द्वारा भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसको लागू किया था कौन? लीटन। और सबको खत्म करेगा फिर कौन? रिपन। इसलिए भारतीयों का सुधारक है ना, या शुद्ध करने वाला, या फिर बोलिए उद्धारक कहलाता था कौन? रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन? रिपन। अगर पूछेगा कि नियमित रूप से जनगणना किसके समय में हुआ? रिपन, 1881। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? डफरीन, 1885। तो पहले वाला में कौन? लीटन। दूसरे वाला में करजन, 1899 से 1905। 1899 से 1905। तो किसका कार्यकाल है? करजन का। और 1911 में हार्डिंग द्वितीय। हार्डिंग द्वितीय। तो लिख लेना है 1877 में लीटन, 1903 में करजन, 1911 में हार्डिंग द्वितीय। लिख लीजिए 1877 पहली बार दिल्ली दरबार लगा था। 1877, 1877 लॉर्ड लीटन के काल में। दूसरा है 1903 लॉर्ड कर्जन के समय में। और तीसरा बार है 1911 हार्डिंग द्वितीय के समय में। हो गया? तो 1911 में दिल्ली दरबार लग गया। 1911 में घोषणा किया गया कि अब कलकत्ता से राजधानी कहाँ होगा? दिल्ली। यही ना? घोषणा किया था 1911 में। हो गया 1912 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913। प्रथम विश्व युद्ध 1914, 14 से 18। महात्मा गांधी का भारत में प्रवेश 1915। 9 जनवरी 1900 एनआई डे मनाते हैं। इस बार कहाँ मना है? भुवनेश्वर। इस बार का एनआई डे, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन डे, भारतीय प्रवासी दिवस, हर साल नहीं 2 साल पे 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहले हर साल मनाया जाता था, अब 2 साल पे मनाया जाता है महात्मा गांधी को लेकर। और ये 9 जनवरी को मनाया गया 2025 में भुवनेश्वर, जो कैपिटल ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का राजधानी है। इससे पहले वाला इंदौर में मनाया गया था। सबसे स्वच्छ शहर कौन? इंदौर। फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन। कौन अधिवेशन? अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में दोनों गरम दल नरम दल क्या हो गया? मिल गया। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद भी, मॉन्टेग्यू चैम्बर सुधार अधिनियम। तो मॉन्टेग्यू घोषणा कब? 1917। मॉन्टेग्यू घोषणा कब? मॉन्टेग्यू घोषणा पूछेगा तो 1900। अब मॉन्टेग्यू चैम्बर सुधार अधिनियम पूछेगा तो 1900। अगर नहीं याद हो तो लिख लेना, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या करता है, 1909 याद रखा, 1919 याद रखा, 1935 पॉलिटी में पढ़ लेता है, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन पूछ देगा, मॉन्टेग्यू चैम्बर नहीं पूछेगा, वो पूछ देगा मॉन्टेग्यू घोषणा किसमें है, तो 1917 लिख लेना। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917, मॉन्टेग्यू घोषणा। ये जो क्वेश्चन नंबर 79 आप लोग का चल रहा है ना, यहीं से बहुत सारा क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। ऐसे ही देखिएगा, जो अभी हम बता रहे हैं इसमें जो 10 मिनट हम ले रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना हो रहा है? ओवरऑल क्वेश्चन आएगा यहीं से। 1917 में हो गया था क्या? मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू हमारे भारत के सचिव थे और जो आपका चैम्सफोर्ड था वहां के वायसराय थे, तो दोनों से मिलकर बन गया मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन की प्रथा को प्रारंभ किया गया था। द्वैध शासन के जनक थे लिनियस कार्टोज, है ना, और स्टार्ट हुआ था क्लाइव के समय में, खत्म हुआ था हेस्टिंग्स के समय में। क्या?
द्वैध शासन, यानी कितना प्रकार का शासन? दो। तो मॉन्टेग्यू घोषणा 1917, मॉन्टेग्यू चंद्र पर सुधार अधिनियम 1919, और 1919 में हुआ था रॉलेट एक्ट। ना अपील, ना वकील, ना दलील, सीधा पकड़ो जेल में। सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू दोनों को बंद कर दिया गया। सैफुद्दीन किचलू अपने आप को गोली मार दिया। वैनी नामक रेलवे स्टेशन पर दोनों में मुठभेड़ हुआ था। कौन रेलवे स्टेशन? वैनी नामक रेलवे स्टेशन पर मुठभेड़ हुआ था, जिसमें चाकी अपने आप को गोली मार लिया और खुदीराम बोस को पकड़कर ले गया गया। क्या कोई कंफ्यूजन है क्या पीछे? बोलिए, कंफ्यूजन है क्या? जालियांवाला बाग क्या? अच्छा, हम उल्टा बोल दिए क्या? अच्छा, हम इसको लिखते हैं, कोई बात नहीं, जहां कंफ्यूजन लगे बोलिएगा। 19 मार्च 1919 क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट। इसके तहत दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था ना। एक व्यक्ति था आपका कौन? सतपाल मलिक। अच्छा, हम कहीं और का चले गए थे। सतपाल मलिक, और दूसरा कौन? सैफुद्दीन किचलू, और हम क्या बोले थे? खुदीराम बोस पहुंच गए थे। वो किंग स्पोर्ट वाला था। अभी ठीक है? ठीक है ना? जहां भी कंफ्यूजन है बोल देना, हम भी तो आदमी है ना, इंसान है, कभी कभी क्या होता है, भावना में बह जाते हैं, है ना। क्रांतिकारी वाला चीज है ना, चलते 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 चल गए खुदीराम बोस के पास, है ना। ये ठीक है, सही है, थैंक यू। तो सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी आदेश दिए कि भाई गांधी मैदान में आ जाओ। गांधी मैदान मतलब कौन? जालियांवाला बाग। और वहीं पर हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 हुआ था ना। और जांच के लिए बनाया गया कौन सा कमीशन? हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन? तो रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1919 में। जालियांवाला बाग कब हुआ? 1900। मॉन्टेग्यू चंद्र सुधार कब आया? 1919 में। और खिलाफत आंदोलन भी कब हुआ? 1919 में। जब खिलाफत को खत्म कर दिया गया था, खलीफा को, कब? 1924 में। खलीफा शब्द को खत्म कर दिया था 1924 में। 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। एक तरफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत और दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। यही था ना। अभी इसको यहीं तक रहते हैं, बहुत ज्यादा हो गया, फिर आगे भी बढ़ेंगे, नहीं तो इधर का छूट जाएगा। फिर आप ही लोग बोलिएगा कि अभी हुआ है क्वेश्चन नंबर 80 है, नहीं बोलिएगा। 1920 तक क्लियर है? 1920 में क्या हो गया? असहयोग आंदोलन। स्पीड हो रहा है अभी भी? गेट हटा दीजिए। सर आ गए हैं क्या? सर आ गए हैं, ठीक। क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो खलीफा का पूर्णतः समापन किया था 1924 में। अगर पूछेगा खलीफा शब्द जो है पूरा पूर्ण रूप से नेस्तनाबूद कर दिया गया था कब? 1924 में। खिलाफत आंदोलन जो तुर्की का मुस्तफा कमाल पाशा थे ना वहां, तो खलीफा क्या था कि जो पैगंबर मोहम्मद के बाद जो उसके उत्तराधिकारी के रूप में करते थे वो कौन थे? खलीफा। चलिए इसको देखिए, 1920 हो गया। आज रहने देते हैं इतनी तक। सर को हम पहले बुलाए हैं इसीलिए। अच्छा, दो क्वेश्चन का इस सिलसिला को फिर से हम शुरू कर देंगे। कल भी तो लेंगे ना क्लास। आज हम सर को थोड़ा पहले बुला, कल भी बुलाए थे हम सर को पहले। ये स्पीड नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है? ये अपना बाएं हाथ का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। आदिवासी खेतों खेती के लिए किन तरीकों को अपनाते थे? झूम की खेती, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है ना, झूम की खेती करते थे। यही 80 तक हम छोड़ दे रहे हैं। 81 हो जाएगा ना? अच्छा, एक बाकी ही है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। झारखंड राज्य किस विभाजन के परिणाम स्वरूप बना था? ये तो बता दिए ऑलरेडी। बिहार राज्य के विभाजन के फलस्वरूप 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, अब आपके सर आ गए हैं, कमांडो सर, नेतृत्व संभालेंगे अब इनको। हाँ, उसका आंसर जो कल वाला जो आंसर था उसका हम देखें, 58 था क्या? अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलता है, लेकिन इसका आंसर जो होगा ना, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी था। इसका जॉन स्टुअर्ट मिल ही डालिएगा आंसर। जॉन स्टुअर्ट मिल लिख दे क्या? अच्छा, लिख दे रहे हैं। जॉन, क्वेश्चन नंबर 58, जॉन स्टुअर्ट मिल।
और ईस्वी है 1848। और उसको ठीक कर लेना है। हाँ, ये 48 वाला जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किताब है, और जो डेट दिया है ना उस ईस्वी का है ही नहीं, मिला ही नहीं। कौन दिया है उसका? वो 21 वाला है, 21 था ना उसका। हम उसमें पीपीटी में कितना क्या लिखा हुआ था उसमें? 21। रिकार्डो जो कल बताए थे। अगर ईस्वी देगा 1821 का, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का संभावना यही रहेगा, ये बहुत फेमस रहा है। 1821 में रिकार्डो, दोनों लिख लीजिएगा। देखिए एससीईआरटी में बहुत सारा ना सस्पेंस वाला क्वेश्चन है। जैसे आप देखिएगा जनरल ओ डायर और आर डायर का, एससीईआरटी कुछ और लिखता है, और भारत सरकार का जो वो साइड आता है ना उसमें कुछ और आंसर दिया है। खैर वो आएगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। की सभा यहीं पर समाप्त की जाती है, अब आगे का सब्जेक्ट होगा।